हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। कक्षा 9th पाठ 8वां महादेवी वर्मा का पाठ है मेरे बचपन के दिन, जिसके प्रश्नोत्तर संख्या 1। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ख बताया है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां। इन दोनों के उत्तर देखिए आगे। तो पहले का उत्तर है क का, उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती है कि बैंड वाले, नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। यानी ये मानसिकता की बीमारी थी। अब हम ख की ओर बढ़ते हैं। तो आज यानी वो परिस्थितियां कैसी थी, उसके लिए ये उत्तर है। देखिए, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली जरूर है, क्योंकि ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार हुआ, ज्यों-ज्यों उनकी मानसिकता का भी थोड़ा विकास हुआ और अच्छी मानसिकता आई। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरफ पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही है। देश के लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि महानगर में भी सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में है। देखा जाए तो ये बहुत एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा की कमी है, न धन वैभव की कमी है। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। तो देख लिया आपने किस तरह का बताया गया है। आगे देखिए, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। देखिए, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। सीधी सीधी बात, जिसमें रुचि नहीं है वो कभी सीख नहीं सकता। ऐसा लगता था कि वो उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते तब वो कहाँ सीखती थी, चारपाई के नीचे छिप जाती थी। और मौलवी साहब ने पढ़ाना आना बंद कर दिया, वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अब तीसरा, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। देखिए, लेखिका अपने माँ के बारे में खास क्या बताती है। लेखिका ने अपने माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया। वे हिंदी और संस्कृत जानती थी, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी, प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा। देखिए, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलकर मनाते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर में बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े थे। ऐसा वर्तमान में भी दुर्लभ हो गया। अब रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है 5वां क्वेश्चन। जैबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से क्या अपेक्षा होती। तो जैबुनिसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंध के आधार पर उससे अपेक्षा करती। देखिए, अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती
तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उसकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साथिन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती। अब छठा क्वेश्चन देखिए। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वो देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगे? देखिए, इसका उत्तर देखिए। मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार खुशी खुशी देता, क्योंकि देश के हित से बड़ा कुछ नहीं। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित होता है। ऐसा करके मुझे दूनी खुशी प्राप्त होती और मैं गौरवान्वित महसूस करता। बहुत अच्छी बात। आठवां, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई हो, इसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो देखिए, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर, देखिए मिसप्रिंट हुआ है, पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसमें मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हम जंग न होने देंगे का पाठ करना था। मैंने अपने हिंदी अध्यापक की देखरेख में इसका अभ्यास तो किया था, पर मन में भय सा बना था। वैसे भी विद्यालय के सदस्यों और छात्र छात्राओं के बीच इस तरह की कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर जब उद्घोषक कोई नाम बुलाता तो दिल धड़क उठता था। जब मेरा नाम बुलाया गया तो कांपते पैरों से मंच पर गया। पहली 2 लाइनें पढ़ते ही आत्मविश्वास जाग उठा। फिर जब कविता पूरी हुई तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही थी। अब नम्मा देखिए, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखना है, ठीक है ना? देखिए, 26 जनवरी 2020 की बात। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है। सभी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि भी मंडप में पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता और अनेक परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले ही मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों मेरा आज दिल धक धक कर रहा है। मेरे शरीर में हरकत हो रही है, जैसे मेरे बोलने का समय निकट आ रहा है। मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अब मैं न तो मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही हूँ और न किसी की बात सुन रही हूँ। मेरा सारा ध्यान अपना नाम सुनने में लगा है। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊँ। इसलिए मैंने लिखित कविता हाथ में ले ली है। यदि भूलने लगूंगी तो इसका सहारा ले लूँगी। लो, मेरा नाम बुल चुका है, यानी बुला दिया है। मैं स्वयं को संभाल रही हूँ। मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया है। अब मैं नहीं भूलूंगी कुछ भी। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को पूरा देख करके और लास्ट तक देखें। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।